बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू इल्म विद ज़ाकिर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज का हमारा टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में आपके पास माउथ या थ्रोट स्पेसिमेंस आ जाएं तो उनको आपने किस तरह एग्जामिन करना है, उनको आपने किस तरह डील करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सैम्पल की कलेक्शन है और ट्रांसपोर्ट है। हमारे पास जब भी कोई ऐसा पेशेंट आएगा या किसी मेडिकल ऑफिसर या जो भी बंदा उसको देखेगा सैंपल लेने के लिए, तो सबसे पहले जो टंग है उसको आपने डिप्रेस करना है ताकि आपको ओरल कैविटी या माउथ के अंदर जितने भी एरिया है, रीजन है, वो सारे क्लियर नज़र आ जाएं। आपकी जो लाइट कमरे की लाइट है वो विजिबिलिटी है वो अच्छी हो ताकि ओवरऑल जहाँ जहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है वो आपको सही तरह से समझ आ जाए और वो आपको नज़र आ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस एरिया को देखना है जो एरिया इन्फ्लेम्ड है, यानी जहाँ पर स्वेलिंग है, जहाँ पर रेडनेस है, जहाँ पर कोई मेम्ब्रेन पड़ा हुआ है, ठीक है, और या जहाँ से कुछ एक्सुडेट या पानी या जो है वहाँ से कोई पस निकल रहा है, तो उस जगह को आपने चेक कर लेना है। जो जगह अफेक्टेड है या जो जगह इन्फेक्टेड है वहाँ से आपने एक स्टेरॉयल कॉटन वूल जो स्वैब है उसके ज़रिए सैंपल लेना है और सैंपल सिर्फ़ और सिर्फ इन्फेक्टेड जगह से लेना है, उनके साथ जो है वो कंटेमिनेटेड ना हो, या अगर सलाइवा है माउथ के अंदर तो सलाइवा के साथ वो कंटेमिनेट ना हो। इसके बाद जैसे ही सैंपल लिया जाए तो फ़ौरन ही उसको माइक्रोबायोलॉजी लैब में ट्रांसपोर्ट कर देने चाहिए 2 घंटों के अंदर अंदर, ताकि माइक्रोबायोलॉजी लैब में ऐसे सैंपल को जल्दी से जल्दी वो प्रोसेस कर लें। इंस्ट्रक्शंस कुछ कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए, सबसे पहले अगर आपके पास सैंपल उसमें प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा है या आपसे माइक्रोबायोलॉजी लैब दूर है या किसी ऐसे मेडिकल सेटअप में ये सैंपल लिया गया है जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी लैब मौजूद नहीं है, तो आपने माइक्रोबायोलॉजी लैब की ट्रांसपोर्ट के लिए जो ऐसे सैंपल जो माउथ या थ्रोट स्पेसिमेन हैं उनके लिए आपने जो ट्यूब लेने हैं वो है सिलिका जेल ट्यूब। सिलिका जेल ट्यूब के अंदर आपने जो सैंपल लिया है स्वैब उसको आपने डाल देना है और 3 दिन के अंदर अंदर विदिन 3 डेज़ आपने रूम टेम्परेचर में उनको रख कर जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है। सैंपल लेने से पहले आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक्स उसके रोक देने हैं, कम से कम 8 घंटे जो है वो उसके एंटीबायोटिक्स उसने यूज़ ना किए हों और या उसने माउथ वॉश या कोई और इस तरह एंटीसेप्टिक यूज़ ना किया हो, ताकि सैंपल लेने में आसानी हो और कोई अगर वहाँ पर माइक्रोब है तो वो डेड ना हो। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स उसको स्टॉप कर लेना है और जो एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेस है उनको भी यूज़ नहीं करना कम से कम 8 घंटे पहले। ठीक है। अच्छा, कभी कभार बच्चों के अंदर ये होता है कि वहाँ पर एक्यूट हेमोफिलस एपिग्लोटाइटिस होता है, तो अगर हम ऐसे केसेस को इन एरिया को अगर हम छेड़ेंगे तो इससे क्या मसला होगा कि इससे ये जगह स्पाज़म हो सकती है, मज़ीद स्वेल हो सकती है और जो एयरवेज है या जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसको ब्लॉक कर सकता है। तो ऐसे बच्चों को हमने क्या करना है, ऐसे बच्चों से हमने ब्लड सैंपल लेना है और उनको जो है प्रोसेस कर लेना है। अच्छा, सैंपल आपके पास माइक्रोबायोलॉजी लैब में आ गया तो आपने सैंपल को कल्चर कैसे करना है। सबसे पहले आपने उसको ब्लड एगर पर कल्चर करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो ब्लड एगर पर ग्रो हो सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, वो इन्फेक्शन करते हैं इस रीजन में। और अगर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी लैब में सिलिका जेल में ऐसे स्वैब रिसीव हो जाएं तो सबसे पहले उनको मॉइस्ट कर लें, उनके अंदर आप स्टेराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ डालें ताकि थोड़े से वो माइक्रोब्स रिवाइव कर जाएं। उसके बाद जो है आपने इनोकुलेट करना है ब्लड एग के ऊपर, या अगर कोई दूसरी मीडिया के ऊपर आपने इनोकुलेट करना है तो उसके ऊपर भी इनोकुलेट कर लें। ठीक है। और अगर आपने स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना है तो बेसिट्रसिन डिस को एडवांस में ही ऐड कर लें ताकि नेक्स्ट डे आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस कंफर्म हो कि अगर वो सेंसिटिव है
तो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेप पायोजेनिस ऑलमोस्ट स्ट्रेप पायोजेनिस है। उसके बाद सीरोलॉजिकली हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जो है वो अदर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, उनसे इस बिना पर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है वो बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट हैं। इसके बाद जब हमने सैंपल को इनोकुलेट कर लिया, उसके बाद हम सैंपल को इंक्यूबेट करेंगे और एनारोबिकली या कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर में उनको इंक्यूबेट करेंगे एट 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि उनको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो डिफिशिएंट हो और वो फिर कॉलोनीज़ अपने जो ग्रोथ है वो मीडिया के अंदर ही बनाए, क्योंकि मीडिया के अंदर उनके लिए रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, उनको वाफर मकदार में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, सो दे कैन मेक देयर कॉलोनीज़ विद इन द ब्लड एगर और हमें हेमोलिसिस अच्छी तरह से वो देखने में मिले। एनारोबिक इंक्यूबेशन के लिए हम कैंडल जार यूज़ करते हैं ताकि जो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है वो अच्छी तरह से वो नज़र आ जाए। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई सैंपल है और उसके अंदर डिफ्थीरिया सस्पेक्टेड है या वो डॉक्टर ने स्पेसिफिकली उसकी रिक्वेस्ट की है, तो हम जो है स्वैब को टिंसडेल मीडियम के ऊपर या टेलोराइड ब्लड एगर, इन दोनों के ऊपर वो इनोकुलेट कर सकते हैं या दोनों में से एक के ऊपर इनोकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इनको एरोबिकली 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 24 to 48 आवर्स हम इंक्यूबेट करते हैं। कल्चर के साथ साथ हम इसकी डायरेक्ट ग्राम स्टेनिंग भी कर सकते हैं कि हम इसकी अच्छी तरह से स्मेयर बनाएं, उसको ग्राम स्टेन कर लें और उसके अंदर फिर हम पस सेल्स चेक करें कि पस सेल्स कितने अमाउंट में मौजूद हैं, और अगर कोई ऐसे वेंसेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल बोरेलिया वेंसेंटाई या फ्यूजिफॉर्म बैक्टीरिया, ये ग्रुप सारे मिलकर जो है एक ग्रुप बनाते हैं जिनको कहते हैं वेंसेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रूटीन में चूँकि औरल कैविटी में हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, तो उनको हमने रिपोर्ट नहीं करना, कि अगर हमारे पास वो ग्राम स्टेन के अंदर आ जाए या कल्चर के अंदर आ जाए तो स्पेसिफ़िकली उनको कोशिश करनी है कि रिपोर्ट ना करें। और अगर औरल थ्रश सस्पेक्टेड है, ठीक है, तो औरल थ्रश के अंदर जो यीस्ट है, जो कैंडिडा है, वो ग्राम पॉजिटिव कैंडिडा यीस्ट की शक्ल में नज़र आते हैं, वो भी ग्राम रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव शो करते हैं। अगर डिफ्थीरिया सस्पेक्टेड है तो हम उनके लिए एक स्पेशल स्ट्रेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एल्बर्ट स्ट्रेन। एल्बर्ट स्ट्रेन के लिए हमने स्मेयर को फिक्स कर लेना है और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, ठीक है, और उसके बाद जो है स्ट्रेनिंग को हमने परफॉर्म करना है। स्ट्रेनिंग के बाद हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास रॉड्स होते हैं जिनके एंड के ऊपर वोलेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो क्लोस्ट्रीडियम डिफ्थीरिया जो है वो रॉड की शेप में होते हैं और साथ में एट द एंड उनका एक ग्रेन्यूल हर एक रॉड के एंड पे ग्रेन्यूल होते हैं, डार्क स्टेनिंग ग्रेन्यूल जिनको कहते हैं वोलेटिन ग्रेन्यूल्स, वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे अटैच होते हैं ग्रेन्यूल्स इन रॉड के साथ कि ऐसे चाइनीज़ लेटर अपीयरेंस वो हमें दिखाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसको लॉफलर सीरम एगर और डॉर्सेट एग मीडियम, इनके ऊपर भी हम डिफ्थीरिया की जो सस्पेक्टेड सैंपल्स हैं उनके ऊपर हम इनको इनोकुलेट करते हैं ताकि हमें प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिले, साथ में ग्रेन्यूल फॉर्मेशन वो देखने को मिले। तो ग्रेन्यूल फॉर्मेशन को चेक करने के लिए और प्लियोमॉर्फिज्म को चेक करने के लिए हम जो लॉफलर सीरम एगर है या डॉर्सेट एग मीडियम है उनके ऊपर हम सैंपल इनोकुलेट करते हैं। ठीक है, यह हमारे पास जो नेक्स्ट डे ब्लड एगर की जो ग्रोथ है वो हमें दिखाती है कि ये हमारे पास कॉलोनीज़ हैं, बहुत स्मॉल कॉलोनीज़, और इसके राउंड अबाउट जो हेमोलिसिस है वो दिखाता है कि ये बीटा टाइप हेमोलिसिस है। ठीक है, तो ये कॉलोनी सस्पेक्टेड है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है, क्योंकि ये पिन पॉइंट है। इनकी जो कॉलोनी साइज़ है वो 0.5 to 1 मिलीमीटर होता है और कलरलेस कॉलोनीज होती हैं, ड्राई कॉलोनीज होती हैं, शाइनी या थोड़े से म्यूकॉइड कॉलोनीज होती हैं।
ठीक है, तो इनको हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीनिस है। जो बेसिट्रसिन डिस्क हमने लगाया था, ठीक है, अब वो हमारे पास ये बेसिट्रसिन डिस्क है और इसके राउंड अबाउट जो एरिया हम देखते हैं तो राउंड अबाउट एरिया सारा जो है क्लियर है, यहाँ पर ग्रोथ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीनिस है। और मोस्टली स्ट्रेंस जो हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीनिस की ज़्यादातर स्ट्रेंस दे आर बेसिट्रसिन सेंसिटिव। और फर्दर हम इनको सीरोलॉजिकली भी कंफर्म कर सकते हैं और साथ में बायोकेमिकली PIR टेस्ट जो है उसके ज़रिए भी हम स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीनिस को कंफर्म कर सकते हैं। टेलुराइड ब्लड एगर या टिन्सडेल मीडियम, उनके ऊपर ग्रोथ कैसे आती है? तो टेलुराइड ब्लड एगर ग्रेइश ब्लैक कॉलोनीज़ वो प्रोड्यूस करता है और उनके अंदर जो कॉलोनी साइज़ होता है वो 0.5 to 2 मिलीमीटर उनकी डायमीटर होती है। और जो कॉलोनीज़ है उनके अंदर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, कॉलोनी अपीयरेंस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होती है। इंक्यूबेशन टाइम इनके लिए 24 to 48 आवर्स है। टिन्सडेल मीडियम, इसमें भी कॉलोनीज़ का जो कलर होता है वो ग्रेइश ब्लैक होता है और ये रेस कॉलोनीज होती हैं, ठीक है। और इनकी कॉलोनीज़ के राउंड अबाउट जो है वो डार्क ब्राउन एरिया होता है। इनका इंक्यूबेशन टाइम भी 24 to 48 आवर्स है। यह हमारे पास टिन्सडेल मीडियम के ऊपर जो क्लोस्ट्रीडियम डिफ्थीरिया उनका ग्रोथ है कि डार्क कॉलोनीज़ हैं, ठीक है, और 0.5 to 2 मिलीमीटर इनकी डायमीटर होती है। ये रेस्ड कॉलोनीज़ हैं। यहाँ पर भी टेलुराइड ब्लड एगर के ऊपर हमें ग्रेइश ब्लैक कॉलोनीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। सो दीज कॉलोनीज़ आर द सस्पेक्टेड कॉलोनीज़ ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफ्थीरिया। इसके अलावा जो ग्रोथ हमारे पास टेलुराइड ब्लड एगर या टिन्सडेल मीडियम के ऊपर आता है, हम उसकी कंफर्मेशन के लिए या उसको मज़ीद अच्छा देखने के लिए सब इनोकुलेट करते हैं या सब कल्चर करते हैं ऑन डॉर्सेट एग मीडियम या लॉफलर सीरम एगर, जो हमने ऑलरेडी पिछले स्लाइड्स के अंदर डिस्कस कर लिया। इनको फिर 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इंक्यूबेट करते हैं और तकरीबन 5 से 6 घंटों के अंदर हम इनको रखते हैं इंक्यूबेटर में और देखते हैं कि इसके अंदर सफिशेंट ग्रोथ आया है कि नहीं। उसके बाद हम ये जो ग्रोथ आता है लॉफलर सीरम एगर या डॉर्सेट एग मीडियम के ऊपर, तो उसकी एल्बर्ट स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं ताकि हम प्लियोमॉर्फिक रॉड्स देख लें और उसके अंदर साथ में वोलेटिन ग्रेन्यूल्स देख लें। माउथ एंड थ्रोट स्पेसिमेंस के अंदर जो पॉसिबल ऑर्गेनिजम्स हैं वो या पॉसिबल पैथोजेन जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम में स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीनिस, कोरोनाबैक्टीरियम डिफ्थीरिया और कोरोनाबैक्टीरियम अल्सरेंस, ठीक है। ग्राम नेगेटिव के अंदर विंसेंट्स ऑर्गेनिज्म। इसी तरह वायरसेस के अंदर रेस्पिरेटरी वायरसेस, एंटीरोवायरसेस और हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, जबकि फंजाई में कैंडिडा एल्बिकेंस वो इन्फेक्शन काज करता है ओरल थ्रश। पैथोजेंस के साथ साथ हमें ओरल कैविटी के अंदर जो कमेंसल्स हैं या जो नॉर्मल फ्लोरा है उनका भी पता होना चाहिए। तो ये वो ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स है, ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि ओरल कैविटी के अंदर या माउथ के अंदर नॉर्मली मौजूद होते हैं, तो इनको हमने नॉर्मली रिपोर्ट नहीं करना। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि माउथ या थ्रोट स्पेसिमेंस के अंदर मौजूद होते हैं। आज के पूरे जो लेक्चर है ये उसकी समरी है कि डे 1 पर हमने क्या करना है। डे 1 पर हमने स्पेसिमेन को कल्चर करना है, ठीक है ना, ब्लड एगर के ऊपर, या जो है हमने मॉडिफाइड टिन्सडेल मीडियम है या टेलुराइड ब्लड एगर है उसके ऊपर, ठीक है। साथ साथ हम माइक्रोस्कोपिकली भी डायरेक्ट एग्जामिन करते हैं ग्राम स्टेन के लिए या जिम्जा स्टेन या एल्बर्ट स्टेन वो करते हैं। और दूसरे दिन हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और ब्लड एगर की या मॉडिफाइड टिन्सडेल मीडियम की, ठीक है। साथ में हम दूसरे दिन जो सस्पेक्टेड माइक्रोब है, जो सस्पेक्टेड पैथोजन है जिसने डिजीज़ काज किया है, अगर वो आया है तो उसको हम एंटीबायोटिक्स ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग भी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।